6 सितंबर 2006 टाइम्स नाउ चैनल पर अचानक एक सनसनीखेज वीडियो टेलीकास्ट होता है। उस वीडियो में एक आदमी बेहोशी की हालत में शरद पवार, छगन भुजबल और रोशन बेग जैसे देश के कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस का नाम बुदबुदा रहा था। मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल। टीवी स्क्रीन पर जैसे ही वो नाम गूंजे, पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि इन पॉलिटिशियंस का नाम लेने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े स्टैम्प पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी था। ये नाम उसने किसी गली नुक्कड़ की बातचीत में नहीं, बल्कि नार्को टेस्ट के दौरान लिए थे और इन नेताओं पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उसने जिन डॉक्यूमेंट्स को फर्जी तरीके से छापा था, उनमें कोर्ट फी स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, फॉरेन बिल्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, मैरिज एग्रीमेंट्स और यहां तक कि शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स तक शामिल थे। यानी देश का हर कानूनी कागज इस जाल का हिस्सा निकल सकता था। और जब तक सरकार को होश आता, तब तक वो 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम कर चुका था। इसी वजह से वो शख्स किंग पिन ऑफ स्टैम्प पेपर स्कैम के नाम से जाना गया। उसने भारत सरकार को इतनी बुरी तरह मजबूर कर दिया था कि जिस भी डॉक्यूमेंट पर उसके फर्जी स्टैंप लगे थे, सरकार को उन्हें लीगल मानना पड़ा, क्योंकि अगर उन्हें गैर कानूनी ठहरा दिया जाता तो उन फर्जी स्टैंप से की गई हजारों शादियां, करोड़ों रुपए की जमीनों की रजिस्ट्री, बिजनेस एग्रीमेंट्स और इंश्योरेंस डील्स सब कुछ एक ही झटके में गैर कानूनी हो जाता। उसने न केवल करोड़ों के नकली स्टैम्प पेपर बेचे, बल्कि देश की जुडिशरी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और कैबिनेट मिनिस्टर्स तक को अपने फ्रॉड के जाल में फंसा लिया था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर से लेकर देश के बड़े बड़े मंत्री तक सवालों के घेरे में आ गए। बात इतनी बढ़ी कि उस समय के महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे बड़े घोटाले तेलगी स्कैम की पूरी कहानी। आखिर कभी फल और सब्जियां बेचने वाले अब्दुल करीम तेलगी ने कैसे 30,000 करोड़ का घोटाला कर पूरे इंडियन लीगल सिस्टम को हिला कर रख दिया था। Abdul Karim Telgi, he is the kingpin of a multi-thousand crore stamp paper scam. A narco analysis tape of Abdul Karim Telgi, the main scamster in the Telgi scam. In that narco tape, he named Sharad Pawar and other Maharashtra politicians. He looted rupees 30,000 crore from the Indian government. From a humble young boy selling fruits to fund his education to being the mastermind of India's biggest financial scam. Telgi pleaded guilty and was convicted. He was given 30 years of imprisonment and a huge fine of rupees 202 crores. अब्दुल करीम लाट साहब तेलगी का जन्म 29 जुलाई 1961 को कर्नाटका के खानापुर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके पिता लाट साहब तेलगी इंडियन रेलवे में क्लास 4 एम्प्लॉय थे। नौकरी स्थायी थी, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि जैसे तैसे घर चल पाता था। परिवार को पालने की टेंशन और अच्छा खाना न मिलने की वजह से वो कई बीमारियों का शिकार हो गए और इसी के चलते उनकी डेथ हो गई। उस समय अब्दुल करीम काफी छोटा था और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी भी अब उसी पर आ गई थी, इसलिए उसने घर चलाने के लिए फल और सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। इस मुश्किल टाइम में भी अब्दुल करीम ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने जैसे तैसे पहली प्राइमरी एजुकेशन पूरी की और फिर साल 1984 में बेलगाम के गोगाटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली। ग्रेजुएशन के बाद अब्दुल करीम ने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए सपनों की नगरी मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई पहुंचने के बाद उसने MS फिलिक्स नाम की एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी की, जहां उसकी मंथली सैलरी सिर्फ 3800 रुपए थी। तेलगी हमेशा ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वो कंपनी द्वारा असाइन किए गए टास्क को अक्सर पूरा नहीं कर पाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने जल्दी ही उसे जॉब से निकाल दिया। इसके बाद तेलगी ने कोलाबा के किशन गेस्ट हाउस में होटल मैनेजर के तौर पर करीब 2.5 साल तक नौकरी की। वहां नौकरी करते हुए एक दिन उसकी नजर उस गेस्ट हाउस के मालिक यूसुफ उस्मैल की साली शाहिदा बेगम से टकरा गई। कुछ ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद तेलगी को होटल मैनेजर की नौकरी छोटी लगने लगी थी और अब वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने सऊदी
अरेबिया जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वहां उसने करीब 7 साल तक नौकरी की और इस दौरान उसने देखा कि भारत से भारी संख्या में लोग काम की तलाश में सऊदी अरेबिया आते हैं, लेकिन उनमें से बहुतों के पास असली दस्तावेज नहीं होते। वो लोग ट्रैवल एजेंट्स को भारी भरकम पैसे देकर फर्जी कागजात के जरिए विदेश पहुंच जाते थे। यही से तेलगी पैसे कमाने का एक प्लान बनाता है। उसने तय किया कि अब वो वापस मुंबई लौटकर वहां ट्रैवल एजेंट बनकर मोटा पैसा कमाएगा। तेलगी का यही फैसला उसे सच्चाई और मेहनत के रास्ते से हटाकर जुर्म की दुनिया की तरफ ले गया। मुंबई लौटने के बाद उसने क्रॉफर्ड मार्केट में अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम की एक मैन पावर कंसल्टिंग कंपनी शुरू की। इसके जरिए वो विदेश जाने की चाहत रखने वाले लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए गल्फ कंट्रीज भेजने का काम करने लगा। वो ऐसे लोगों की तलाश करता जिनके पासपोर्ट में कोई फॉल्ट हो या फिर जिनके पास पूरे पेपर्स ना हो। वो उनसे मोटी रकम लेकर ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करता कि वो किसी भी जांच में फंसे बिना आसानी से विदेश पहुंच जाए। इस काम के जरिए तेलगी ने कुछ ही समय में करोड़ों रुपए की कमाई कर ली। लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो जांच के दौरान पकड़े गए थे और उन्हें यात्रा से रोक दिया गया था। उन लोगों ने तेलगी के खिलाफ कंप्लेंट्स रजिस्टर करवा दी। इसी दौरान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी तेलगी के पूरे रैकेट की भनक लग गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई पुलिस ने उसे दिसंबर 1993 में फॉर्जरी एंड फ्रॉड अंडर द इमिग्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अरेस्ट कर जेल में डाल दिया। लेकिन ये जेल ही वो जगह थी जहां से अब्दुल तेलगी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जो उसे ऐसा काम बताने वाला था जिससे वो आने वाले समय में हजारों करोड़ का स्कैम करने वाला था। तेलगी को जिस सेल में रखा गया था उसमें राम रतन सोनी नाम का एक आदमी भी बंद था। सोनी एक स्टॉक ब्रोकर था और फोर्ज शेयर पेपर्स और पुराने शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स को रिसाइकिल करके बेचने के आरोप में जेल में था। तेलगी और सोनी दोनों ही जालसाज आदमी थे, इसलिए जल्दी ही उनकी दोस्ती हो गई। राम रतन सोनी ने तेलगी से कहा कि क्या छोटे मोटे फ्रॉड कर रहा है, अगर खेलना है तो करोड़ों का खेल खेलो। धीरे धीरे राम रतन सोनी ने तेलगी को स्टैम्प पेपर की दुनिया के बारे में समझाना शुरू किया। उसने कहा कि स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का सबसे नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट है, जहां चेकिंग ना के बराबर होती है। अगर एक बार इसकी लूप होल समझ लिए जाए तो इसमें अरबों की चोरी की जा सकती है। तेलगी को ये फेक स्टैम्प पेपर बनाने का आइडिया जम गया। साल 1994 में जेल से बाहर आने के बाद तेलगी राम रतन सोनी के साथ मिलकर अपने फर्जी वाड़े को आगे बढ़ाने लगा। उन दोनों ने यूज स्टैम्प पेपर्स इकट्ठा करने शुरू किए और उनकी इंक मिटाकर उन्हें नए स्टैम्प पेपर्स के साथ मिलाकर बेचना शुरू किया। कुछ टाइम तक काम ठीक चला, थोड़ी बहुत कमाई भी हुई, लेकिन तेलगी के लिए काफी नहीं था। उसकी इच्छा हजारों करोड़ कमाने की थी। तेलगी अब अपने काम को कानूनी चोला पहनाना चाहता था ताकि बड़ा खेल खेल सके। इसके लिए उसने पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए। इसी सिलसिले में उसकी जान पहचान अनिल गोटे से हुई, जिनके महाराष्ट्र की सभी पार्टियों के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध थे। उस वक्त शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम थे और विलासराव देशमुख रेवेन्यू मिनिस्टर थे। कहा जाता है कि गोटे की सिफारिश पर तेलगी ने विलासराव देशमुख के जरिए मार्च 1994 में स्टैम्प बेचने का ऑफिशियल लाइसेंस हासिल किया। लाइसेंस मिलने के बाद तेलगी ने फर्जी स्टैम्प बेचने के लिए मुंबई के मिंट रोड पर अपना ऑफिस खोल लिया। तेलगी और राम रतन सोनी करीब 1 साल तक बिना किसी रुकावट के काम करते रहे, लेकिन जैसे जैसे मुनाफा बढ़ा दोनों के बीच मतभेद भी गहराने लगे। 1995 में उनकी पार्टनरशिप टूट गई और तेलगी अकेला रह गया। अकेले पड़ते ही तेलगी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। एक बार पूर्णानंद एंड कंपनी नाम की सॉलिसिटर फर्म ने तेलगी से 16 लाख रुपए के स्टैम्प्स खरीदे थे, लेकिन कई बार मांगने के बावजूद जब तेलगी ने फर्म को स्टैम्प्स खरीदने की कोई रिसीट नहीं दी तो उन्होंने तेलगी के ऊपर धोखाधड़ी का केस कर दिया। पुलिस जांच में उसकी जालसाजी पकड़ी गई और कोर्ट ने उसका स्टैम्प वेंडर लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे दोबारा जेल की हवा खानी पड़ी। उसने सजा से बचने के लिए कोर्ट में खुद को HIV और डायबिटीज से पीड़ित बताया और किसी तरह बेल लेने में सफल रहा, लेकिन फिर से जेल की हवा खाने के बाद भी तेलगी का लालच कम नहीं हुआ। उसने तय किया कि वो फर्जी स्टैम्प तैयार करने के बजाय खुद ही स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करेगा। उस समय स्टैम्प पेपर सिर्फ नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छपते थे और यही से लाइसेंस वेंडर्स, बैंक्स और कंपनीज तक पहुंचते थे। तेलगी ने गौर किया कि सरकारी प्रेस में खराब होने वाली मशीनों को तोड़कर नीलामी के जरिए
लिए बेच दिया जाता है। उन मशीनों को बेचने से पहले इसलिए तोड़ा जाता था ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ऐसे में तेलगी ने प्रेस के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर ली, जिसके बाद करप्ट अधिकारियों ने अच्छी कंडीशन वाली मशीनों को भी खराब दिखाकर उन्हें बिना डिस्ट्रॉय किए नीलामी में तेलगी की फर्जी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। तेलगी ने अलग अलग शहरों में अपने लोगों के नाम पर कंपनियां रजिस्टर कराई और उन कंपनियों के नाम पर वो नीलामी में मशीनें खरीदता गया। सिर्फ मशीनें ही नहीं, उसने प्रेस के करप्ट अधिकारियों से असली इंक और प्रिंटिंग प्लेट्स भी हासिल कर लिए ताकि जो स्टैम्प्स वो छापे वो बिल्कुल असली लगे। साल 1996 में तेलगी ने मुंबई के मिंट रोड पर ही मुद्रा ऑफसेट प्रिंटर्स नाम की खुद की प्रेस लगा ली। दिन में वहां शादी के कार्ड छपते और रात में 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के फेक स्टैम्प पेपर्स छापे जाते। तेलगी ने अलग अलग राज्यों में अपने भरोसेमंद आदमियों के नाम पर स्टैम्प वेंडिंग फर्म्स खोल दी, जो इन फर्जी स्टैम्प्स को खुलेआम बेच रही थी। उसका काम इतना प्रोफेशनल था कि केवल कॉर्पोरेट्स ही नहीं, गवर्नमेंट बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस भी तेलगी की फर्म से स्टैम्प पेपर्स खरीद रही थी। इस दौरान फेक स्टैम्प पेपर्स बेचने के जुर्म में तेलगी के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हो चुके थे, लेकिन उसने पुलिस वालों को इतना पैसा खिला रखा था कि कोई उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करता था। 10 अप्रैल 1997 को बैंगलोर में पुलिस को तेलगी के 3 लाख रुपए के फर्जी स्टैम्प पेपर्स बेचने की खबर लगी। इस पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर टीजी संग्राम सिंह की अगुवाई में बैंगलोर पुलिस ने तेलगी के ठिकाने शालीमार लॉज में छापा मारा, जहां उन्हें तेलगी के भाई अब्दुल करीम समेत 6 लोग मिले, लेकिन पुलिस ने केवल 5 लोगों को ही अरेस्ट किया और तेलगी से पैसे लेकर उसके भाई को जाने दिया। आगे चलकर जब तेलगी एक्सपोज हुआ तो सीबीआई ने टीजी संग्राम सिंह और उसके 2 साथी पुलिस कर्मियों को तेलगी को फायदा पहुंचाने के जुर्म में अरेस्ट किया था। पुलिस और प्रेस के कुछ करप्ट कर्मचारियों से इस हद तक ऑपरेशन मिलने से तेलगी का हौसला इतना बढ़ गया कि उसका ये फ्रॉड का काम दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करता गया और उसने पैसों का अंबार खड़ा कर दिया। इस दौरान तेलगी की सबसे ज्यादा मदद नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस का डेप्यूटी मैनेजर गंगा प्रकाश कर रहा था। गंगा प्रकाश ने न केवल तेलगी को प्रिंटिंग प्रेस की पुरानी मशीनें बिना डैमेज करवाए दिलवाई, बल्कि उसने उसे हूबहू असली जैसे दिखने वाले स्टैम्प पेपर्स छापने के लिए जरूरी टेक्निकल नॉलेज भी दी। इतना ही नहीं, गंगा प्रकाश ने इस काम में अपने 5 और कलीग्स के साथ साथ 3 आरपीएफ ऑफिसर्स को भी शामिल कर लिया। इस तरह तेलगी के पास प्रेस के अंदर बैठे इतने ताकतवर लोग थे कि उसका कारोबार इतना बड़ा हो गया कि उसने देश के 18 राज्यों के 72 शहरों में 300 से ज्यादा MBA ग्रेजुएट्स को हायर कर लिया। ये सब सूट बूट पहने सलीके से बात करने वाले प्रोफेशनल लोग तेलगी की प्रेस में छपने वाले फर्जी स्टैम्प पेपर्स को कॉर्पोरेट फर्म्स, लॉ ऑफिसेज और शेयर मार्केट से जुड़ी कंपनीज को एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर बड़ी शान से बेचते थे। अक्सर वेंडर्स को सरकारी स्टैम्प बेचने पर सरकार की तरफ से 3% का कमीशन मिलता था, लेकिन तेलगी उन्हें 20 से 30% तक का डिस्काउंट दे रहा था। पहले लोगों को लाइन में लगकर स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब वो उन्हें तेलगी की फर्म से बिना कोई हासिल के बड़े डिस्काउंट पर मिल रहे थे। हर कोई यही समझता था कि स्टैम्प पेपर भी सरकार की तरफ से ही है। इसका नतीजा ये हुआ कि तेलगी अब नासिक की सरकारी प्रेस से ज्यादा स्टैम्प पेपर देश भर में बेच रहा था। तेलगी कई बार मार्केट में स्टैम्प की आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करने के लिए गंगा प्रकाश और उसके साथियों के जरिए मशीन मेंटेनेंस का बहाना बनवाकर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में स्टैम्प छापने का काम रुकवा देता। इससे जल्दी ही मार्केट में स्टैम्प्स की भारी कमी हो जाती और इसका फायदा उठाकर तेलगी जल्दी से करोड़ों के स्टैम्प्स बेच लेता। इस दौरान केंद्र और राज्य में सरकारें आती जाती रही, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी का काम बिना रुकावट के चलता रहा। मगर फिर साल 2000 में कुछ ऐसा होता है जिससे अब्दुल करीम की बर्बादी की कहानी शुरू हो जाती है। दरअसल अब्दुल करीम तेलगी को बार डांस देखने का काफी शौक था, इसलिए वो मुंबई के फेमस बार्स में आता जाता रहता था। उसी दौरान उसकी नजर पुखराज बार की डांसर तरन्नुम पर पड़ी और वो उसका दीवाना हो गया। 31 दिसंबर 2000 की रात तेलगी उसी को देखने अपने कुछ साथियों के साथ पुखराज बार डांस पहुंचा। शराब, म्यूजिक और तरन्नुम के डांस में तेलगी और उसके साथी इतने मदहोश हो गए कि सभी में तरन्नुम पर पैसे उड़ाने की होड़ लग गई। तेलगी ने उस रात डांस कर रही तरन्नुम पर नोटों की बरसात कर दी और केवल एक रात में उस पर 84 लाख रुपए उड़ा दिए। अगले दिन तेलगी के इस कारनामे की पूरे मुंबई में चर्चा फैल गई और वो सबकी नजरों में आ गया। ये वो तब कर रहा था जब कुछ महीने पहले ही बेंगलुरु पुलिस ने कॉटनपेट इलाके में छापा मारकर 9 करोड़ रुपए के नकली स्टैम्प पेपर्स बरामद किए थे और उस मामले में तेलगी का नाम भी जांच में आ चुका था।
इसी कड़ी में अगस्त 2001 में पुलिस ने कपाली टॉकीज के बाहर 2 लोगों को पकड़ा जिनके पास 53 लाख के फर्जी स्टैम्प्स थे। पूछताछ में बदरू और विट्ठल नाम के 2 और लोगों का नाम सामने आया। उन्हें भी बेंगलुरु पुलिस ने 8.5 करोड़ रुपए के फर्जी स्टैम्प्स के साथ धर दबोचा। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अब्दुल करीम तेलगी का पूरा खेल पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। जैसे ही तेलगी को पता लगा कि बेंगलुरु पुलिस उसे पकड़ने मुंबई आ रही है, वो वहां से फरार हो गया और राजस्थान के अजमेर पहुंच गया। तेलगी के वहां छिपने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जब लोगों को इलीगली गल्फ कंट्री भेजने का काम करता था तो उसमें सबसे ज्यादा लोग राजस्थान से होते थे, इसलिए उसकी वहां अच्छी जान पहचान थी और यहाँ के लोग उसे लाला के नाम से बुलाते थे। बेंगलुरु पुलिस को कहीं से पता चल गया कि तेलगी अजमेर में छुपा है। उसके बाद नवंबर 2001 में बेंगलुरु पुलिस के इंस्पेक्टर G.A. बावा, सब इंस्पेक्टर मारिस्वामी गौड़ा और अपने कुछ साथी पुलिस कर्मियों के साथ पठानी कपड़े पहनकर तेलगी की तलाश में अजमेर पहुंच गए ताकि कोई शक न हो। उन्होंने अजमेर के रेलवे स्टेशन पर आने वाली हर ट्रेन में तेलगी को तलाशा। अजमेर के एक लॉज, होटल और धर्मशाला का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन तेलगी का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर पुलिस बेंगलुरु लौटने का मन बना लेती है, लेकिन लौटने से पहले अजमेर शरीफ दरगाह में दुआ करने पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर G.A. बावा तेलगी के न मिलने से काफी मायूस थे, लेकिन जैसे ही वो दरगाह से दुआ करने के बाद वापस मुड़ते हैं, एक चमत्कार होता है और उन्हें तेलगी दिख जाता है जो इबादत करते हुए दरगाह के दरवाजे को चूम रहा था। उन्होंने कंफर्म करने के लिए जोर से चिल्लाकर लाला कहा, जिसके तुरंत बाद तेलगी उनकी ओर देखने लगा। इससे पहले कि तेलगी कुछ समझ पाता, बेंगलुरु पुलिस ने अगले ही पल उसको वही अरेस्ट कर लिया और उसे लेकर बेंगलुरु लौट गई। बेंगलुरु पुलिस अजमेर शरीफ दुआ करने आई थी और यहाँ उन्हें मनचाहा अब्दुल करीम तेलगी मिल गया था। इस बार अब्दुल करीम तेलगी कानून की गिरफ्त में ऐसा फंसा कि वो कभी जेल से बाहर नहीं आ सका और उस पर कानून का शिकंजा कसता ही चला गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, उसके काले कारनामों की परतें एक एक करके खुलती गई। जून 2002 में पुणे पुलिस ने भी तेलगी के 2300 करोड़ रुपए के फेक स्टैम्प पेपर के घोटाले का पर्दाफाश किया। इसके बाद मीडिया में पुणे पुलिस की खूब वाहवाही होने लगी। उस समय R.S. शर्मा पुणे के पुलिस कमिश्नर थे और बंद गार्डन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रकाश देशमुख इस मामले का जांच का जिम्मा संभाल रहे थे। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर S.M. मुशर्रीफ को निर्देश दिया गया था कि वो इस चल रही जांच पर पैनी नजर बनाए रखे ताकि कोई भी पुलिसकर्मी तेलगी से पैसे खाकर जांच को भटकाने की कोशिश ना कर पाए। ऐसे में कहीं से भी तेलगी को बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर इतनी बरामदगी और जेल की सजा से अब्दुल करीम तेलगी की कहानी खत्म हो जाती तो फिर यह स्कैम इतना पॉपुलर नहीं होता। अभी कुछ ऐसा होने वाला था जिसमें फंसकर कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, कदावर नेता और असूखदार लोग जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले थे। 10 जून 2002 को मुंबई पुलिस ने जब तेलगी के बोटावाला चेंबर्स ऑफिस पर छापा मारा तो उन्हें वहां से 140 करोड़ रुपए के फर्जी स्टैम्प पेपर्स के साथ साथ एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला, जिसे कभी तत्कालीन लॉ मिनिस्टर राम जेठमलानी ने तब के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा को लिखा था। इस लेटर में उन्होंने इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के डिप्टी मैनेजर गंगा प्रकाश के प्रमोशन की बात कही थी। वही गंगा प्रकाश जो तेलगी को नकली स्टैम्प्स प्रिंट करने में भरपूर मदद कर रहा था। जब इसकी कहानी बाहर आई थी और राम जेठमलानी पर आरोप लगने शुरू हुए तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ये लेटर अनिल गोटे के कहने पर लिखा था। यही से तेलगी स्कैम में अनिल गोटे और गंगा प्रकाश का नाम खुलकर सामने आया। हालांकि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जिस समय अब्दुल करीम तेलगी के काले कारनामों की परतें खुल रही थी, ठीक उसी समय उस पर एक मर्डर केस में जांच चल रही थी। करीब 1 साल पहले उसने अपने साथियों के साथ अपने एम्प्लॉय क्रिस्टोफर भट्टी को 1.6 लाख रुपए की हेराफेरी के आरोप में इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसकी मौत हो गई। जब इस मामले में तेलगी का नाम सामने आया तो इस केस की जांच की जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच को दी गई। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच का असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिलीप कामत बैंगलोर पहुंचा और जांच के नाम पर बैंगलोर की जेल में बंद तेलगी को अपनी कस्टडी में ले लिया। लेकिन जिसको जांच करनी थी वो खुद तेलगी से पैसे खा रहा था। तेलगी से पैसा लेकर दिलीप कामत उसको जेल में रखने के बजाय सभी सुविधाओं से लैस एक फ्लैट में रखकर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। दिलीप कामत और तेलगी की दोस्ती साल 1998 से ही थी और अकेले कामत ने ही तेलगी से कुल 96.5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस
दौरान तेलगी के 2300 करोड़ के पुणे स्कैम की जांच की निगरानी कर रहे एडिशनल कमिश्नर SM मुशरीफ को जांच में कई गड़बड़ियां दिखने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच की जिम्मेदारी उनके पास होते हुए भी जूनियर अधिकारी उनके निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। खुद पुणे के कमिश्नर RS शर्मा इन पर कोई कार्रवाई करने के बजाय मुशरीफ को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। मुशरीफ के इन आरोपों ने पुणे पुलिस के एक बड़े खेल को उजागर कर दिया और इसके बाद 2 नवंबर 2002 को इस केस की निष्पक्ष जांच के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आदेश पर DIG सुबोध जायसवाल के नेतृत्व में मुंबई SIT का गठन किया गया और इस केस को पुणे पुलिस से छीनकर मुंबई SIT को सौंप दिया गया। इस दौरान मुंबई SIT को पुणे स्टैम्प पेपर स्कैम के साथ साथ मुशरीफ द्वारा लगाए गए पुलिस अफसरों पर आरोपों की भी जांच करनी थी। 9 जनवरी 2003 को मुंबई SIT ने तेलगी के कूफे परेड हाउस पर छापा मारा, जिसे पुणे पुलिस ने रिपोर्ट में सील दिखाया था। जब SIT की टीम उस घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि तेलगी बड़े आराम से अपना नाश्ता करने में लगा हुआ था और 2 पुलिस वाले खाना एंजॉय कर रहे थे, जबकि एक पुलिस वाला सोया हुआ था। पूरा खेल अब SIT की आंखों के सामने था। अगले दिन सुबोध जायसवाल ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अशोक बसक को भेज दी, जिसमें उन्होंने मुशरीफ के उन आरोपों को सही पाया जिसमें कहा गया था कि तेलगी स्कैम की जांच में गड़बड़ी की जा रही है। SIT हेड जायसवाल ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि कमिश्नर RS शर्मा जानबूझकर इस जांच को कमजोर कर रहे थे। उन्होंने इंस्पेक्टर प्रकाश देशमुख, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अशोक कामले, असिस्टेंट कमिश्नर MC मुलानी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जय जाधव, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर जाधव और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस वसंत कोरेगांवकर को भी इस जांच में गड़बड़ी करने का दोषी पाया। जायसवाल रिपोर्ट के आधार पर मुंबई पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिलीप कामत और अन्य 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। DIG सुबोध जायसवाल की ये रिपोर्ट पुलिस महकमे के भीतर ही सीमित रहनी थी, लेकिन किसी तरह ये NDTV के पत्रकार संजय सिंह के हाथ लग गई। 14 अप्रैल 2003 को NDTV ने जब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया तो तेलगी स्कैम की खबरें पूरे देश में आग की तरह फैल गई और तेलगी स्कैम पूरे देश के अखबारों और TV चैनलों की सुर्खियों में आ गया। हालांकि इस खुलासे को दबाने की भी पूरी कोशिश हुई। कभी पत्रकार संजय सिंह को पैसे लेकर चुप रहने के लिए कहा गया तो कभी उन्हें धमकाया गया। इसके अलावा 24 अप्रैल 2003 को महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर छगन भुजबल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिना किसी जांच के कमिश्नर RS शर्मा को क्लीन चिट दे दी। बाकी के 6 अफसरों के खिलाफ DCP प्रदीप सावंत के नेतृत्व में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चला कि वो भी तेलगी से रिश्वत ले रहे थे। साफ था कि जिस भी पुलिस ऑफिसर को तेलगी के काले कारनामों की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी जाती, उसे तेलगी इतना ज्यादा पैसा खिला देता कि वो जांच करने के बजाय उसे बचाने में जुट जाता था। इसके बाद इस मामले में सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे की एंट्री होती है। 10 जून 2003 को अन्ना हजारे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल की। इसके बाद तेलगी मामला और अधिक सुर्खियां बटोरने लगा। दबाव बढ़ने के बाद 29 जून 2003 में धुले के तत्कालीन विधायक अनिल गोटे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अपने ट्रस्ट के लिए तेलगी से डोनेशन लेने, उसके साथ मंच शेयर करने, स्टैंप वेंडर को लाइसेंस दिलवाने में मदद करने और तेलगी के फर्म को इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिबेट दिलवाने में मदद करने का आरोप था। तेलगी केस में ये किसी पॉलिटिशियन की पहली गिरफ्तारी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश के विधायक कृष्ण यादव को उनके राज्य में तेलगी के लोगों को कई बार बचाने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। SIT को दोनों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग्स मिली, जिनमें कृष्ण यादव रिश्वत की मांग करते हुए पाए गए। गिरफ्तारी का यह सिलसिला यही नहीं रुका। RS शर्मा, जो पहले पुणे के पुलिस कमिश्नर थे, उन पर अब्दुल तेलगी की मदद करने के गंभीर आरोप लगे थे। इसके बावजूद उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उन्हें रिटायरमेंट मिला, ठीक अगले ही दिन उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर MC मुलानी को भी तेलगी को बचाने के आरोप में अरेस्ट किया गया। साथ ही गंगा प्रकाश को सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में पकड़ा गया। जब एक साथ इतने हाई प्रोफाइल नामों की गिरफ्तारी हुई तो पूरे देश में खलबली मच गई। इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब निलंबित हो चुके इंस्पेक्टर दिलीप कामत का एक लेटर पब्लिक हो गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल के इशारे पर तेलगी को मदद पहुंचाई थी। छगन भुजबल लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते रहे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उन्हें 23 दिसंबर 2003 को अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के
पद से इस्तीफा देना पड़ गया। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि जब उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस स्कैम का खुलासा करने वाले पत्रकार संजय सिंह ने कुछ तीखे सवाल किए तो उन्होंने उन्हें चप्पल उतारकर मारने की धमकी दे दी। साल 2004 में तेलगी स्कैम की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई को जांच सौंपे जाने से पहले एसआईटी ने साल 2003 में अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट करवाया था। हालांकि उसने इसमें किन किन लोगों का नाम लिया उसे ऑफिशियली कभी पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन जब आग लगी थी तो धुआं उठना ही था। नार्को टेस्ट के करीब 3 साल बाद सितंबर 2006 में नार्को टेस्ट की एक सीडी टाइम्स नाउ के एक जर्नलिस्ट के हाथ लग जाती है और इसे टीवी पर ऑन एयर कर दिया जाता है। इस वायरल सीडी में तेलगी का दावा था कि स्कैम में शरद पवार, छगन भुजबल और कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री रोशन बेग भी शामिल थे। इसमें तेलगी ने यह भी कहा कि उसने नेताओं और पुलिस अधिकारियों को अपने प्रोटेक्शन के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। हालांकि सभी नेताओं ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। चूंकि अब इस मामले की जांच सीबीआई के हाथ में थी, इसलिए सीबीआई ने उस टेस्ट से जुड़ी सभी लीड्स पर भी जांच की, लेकिन शरद पवार और छगन भुजबल के खिलाफ उन्हें कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला। सीबीआई ने यह भी कहा कि तेलगी ने जांच की दिशा को भटकाने के लिए जानबूझकर नार्को टेस्ट में झूठ बोला था। नार्को टेस्ट की सीडी वायरल होने के 2 दिन बाद तेलगी ने एक अपने लॉयर के जरिए एक रिटन स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि उसने नार्को टेस्ट में शरद पवार और भुजबल का नाम कभी नहीं लिया था, न ही वो कभी उन दोनों नेताओं से मिला और न उन्हें कोई पैसा दिया। साथ ही उसने टीवी पर दिखाए गए वीडियो को फर्जी बताया। क्या ये सब उसने सच कहा था या फिर उसने किसी दबाव में आकर ऐसा बयान दिया, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके उलट एमएलए अनिल गोटे ने शरद पवार और छगन भुजबल का नार्को टेस्ट कराने की मांग कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये सामने आया कि अब्दुल करीम तेलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर्स के जरिए करीब 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया था, जो भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला था। जांच पूरी हो जाने के बाद साल 2007 में कर्नाटका के एक कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जो उस समय तक देश में किसी पर लगाया गया सबसे बड़ा फाइन था। इसके अलावा बाकी राज्यों में चल रहे मामलों में उसे 5 से 10 साल तक की अलग अलग सजाएं भी मिली, जिससे यह तय हो गया कि अब वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। तेलगी लगातार कई सालों तक जेल में रहा, जहां उसकी तबीयत खराब होती गई। साल 2017 में उसको बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और कई बीमारियों से जूझते हुए 56 साल की उम्र में उसकी वही मौत हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसकी मौत के 1 साल बाद 31 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र की नासिक सेशन कोर्ट ने तेलगी और 7 अन्य लोगों को इस केस में बरी कर दिया। जज पीआर देशमुख ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। तेलगी ने देश भर में कई जगह सैकड़ों करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी खरीद रखे थे, जिनमें से कईयों का पता सीबीआई भी नहीं लगा पाई। उसने सरकार को इस कदर मजबूर कर दिया था कि सरकार को उसके बेचे हुए सभी नकली स्टैम्प पेपर्स को लीगल घोषित करना पड़ा, क्योंकि उसका कारोबार इस कदर फैला हुआ था कि उस वक्त देश के आधे से ज्यादा लीगल एग्रीमेंट में तेलगी के स्टैम्प्स का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में अगर उन्हें गैर कानूनी ठहरा दिया जाता तो उसके फर्जी स्टैम्प्स के जरिए हुई सभी शादियां, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जमीन जायदाद के एग्रीमेंट और सभी इंश्योरेंस के काम गैर कानूनी हो जाते। इस स्कैम के बाद भारत सरकार को ई स्टैंपिंग सिस्टम लागू करना पड़ा ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके और दोबारा कोई तेलगी जैसी चालबाजी न कर सके। आज भले ही तेलगी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस घोटाले में शामिल कई पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और रसूखदार लोग आज भी आराम से चैन की सांस ले रहे हैं।